हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, यानी जो उन्होंने आंदोलन किए, जिसके तहत SC ST यानी ये जो अछूत समाज था, जिसको अधिकार मिले, जिसको पढ़ने का अधिकार मिला, जिसे नौकरी करने का अधिकार मिला, तमाम के तमाम अधिकार जो थे जो उन्हें प्राप्त हुए। तो एक लंबे समय के पश्चात 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कमीशन ने भारतीय राष्ट्रवाद तथा यानी उसकी शक्तियों की अवहेलना की। उन्हें जानबूझकर भारतीय दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई। चूँकि भारत के राजनीतिक दलों में कोई समझौता नहीं हुआ, इसलिए कमीशन के पृथक निर्वाचन प्रणाली को ही बनाए रखने की सिफारिश की। कमीशन ने 250 केंद्रीय विधानसभा सीटों में 150 हिंदुओं को दी। दलितों को सम्मिलित करते हुए संयुक्त चुनाव प्रणाली हिंदुओं तथा दलितों के लिए रखी गई। कमीशन ने यह भी सिफारिश की कि दलित वर्गों में से उस समय तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक कि वह प्रांत के गवर्नर द्वारा योग्यता का प्रमाण पत्र न प्राप्त कर ले। यानी ये जो है कंडीशन लगाई गई। तो यहाँ पे जो कंडीशन देखिए, हर एक चीज़, हर पॉइंट को बिल्कुल बारीकी समझिए। यानी यहाँ पे कंडीशन ये लगा दी गई कि जब तक जो दलित समाज का होगा उसे चुनाव लड़ने के लिए, यानी उसे जो है चुनाव लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले उसे जो है जाकर गवर्नर से क्या लेना पड़ेगा, प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। तो यानी यह एक विचित्र शर्त थी जो इस प्रकार से समस्त अछूत समाज के लिए अपमान की बात थी, जिसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत ही कड़ा प्रतिरोध, यानी कड़ा जो है उन्होंने विरोध किया, यानी बहुत ज़्यादा उन्होंने विरोध किया। 8 अगस्त 1930 को नागपुर दलित जाति कांग्रेस डिप्रेस क्लासेस कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में हुआ। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि असंभव है कि भारत एक संगठित देश बन सकता है, पर उसकी विभिन्न संस्कृति स्थितियों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। किसी एक ही जाति के लोगों को, विशेषकर हिंदुओं को समस्त राजनीतिक सत्ता सौंप दी तो यह अल्पसंख्यकों के हित में न होगा। यदि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर अपना प्रभुत्व बनाए रखे तो उसका आधुनिक जनतांत्रिक व्यवस्था का गला घुट जाएगा। एक व्यक्ति, एक मूल, एक सिद्धांत समाप्त हो जाएगा। सवर्ण हिंदुओं को के अतिरिक्त भारत में अन्य जो जातियां हैं, कबीले हैं, घुमक्कड़ समूह हैं, इसलिए यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा इनकी संख्या के अनुसार उनके हितों को सुरक्षित रखने की मांग उन्होंने रखी। साइमन कमीशन के संदर्भ में बोलते हुए उन्होंने कहा, गवर्नर द्वारा योग्यता का प्रमाण पत्र मांगकर इस प्रकार से शुद्ध तथा सरल मनमानी के सिवाय और कुछ नहीं है। यानी योग्यता का प्रमाण पत्र मांगना यानी एक तरह से मनमानी है, बाकी कुछ नहीं है। यानी ये बात उन्होंने कही। यदि मतलब वह एक क्षेत्र में केवल एक ही प्रत्याशी का योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करेगा तो चुनाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दलित जाति के कांग्रेस में आए हुए जनसमूह को सलाह दी कि मांग करो कि हम अपने प्रत्याशी का चुनाव स्वयं करेंगे। यानी हमारा जो प्रत्याशी होगा उसका चुनाव जो करेंगे वो हम स्वयं करेंगे। हमें कहीं से प्रमाण पत्र या दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। यानी उन्होंने ये बात सोची। और चुनाव में या कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। चुनाव ये नहीं कि चुनाव हो रहा है उसमें कोई शर्त रखी जा रही, तो चुनाव होने पर उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से हम ही अपने हितों के उत्तम निर्णायक हैं और हमें गवर्नर के हाथ में यह अधिकार नहीं देना चाहिए कि वह हमारे भले बुरे का निर्णय कर सके। ये हमें कतई नहीं करना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पर अपने विचार प्रकट किए। निसंदेह इस आंदोलन जन चेतना पैदा हुई। डॉक्टर साहब मूलतः आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, वह अपने स्वरूप के एक दमनकारी पक्ष पर था। यदि उन्हें व्यापक स्तर पर लाया जाए तो खूनी क्रांति अवश्य हो सकती है। क्रांति कैसी भी हो, परिवर्तन की एक पद्धति है। यानी क्रांति कैसी भी हो, वह चेंज करने की एक जो पद्धति है वो है।
यानी क्रांति जो है क्या करती है, जब क्रांति कोई आती है तो बदलाव होता है। तो लेकिन क्रांति एक सामाजिक परिवर्तन में बड़ा भारी अंतर है। क्रांति में राजनीतिक सत्ता एक दल दूसरे दल के हाथ में चली जाती है, अथवा एक राष्ट्र से दूसरे हाथ में चली जाती है। समाज परिवर्तन एक व्यापक परिवर्तन है, यानी समाज में परिवर्तन जो है एक व्यापक परिवर्तन है। तो दलित वर्गों को एकमात्र राजनीतिक परिवर्तन से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण इस प्रकार से हो कि भारतीय समाज में मौलिक परिवर्तन हो। डॉक्टर साहब ने यह भी कहा, ब्रिटिश प्रशासन से कुछ सामाजिक परिवर्तन अवश्य हुए, किंतु स्वराज में, शासन विधान में हमें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है, जिसके बिना आप लोगों की मुक्ति संभव नहीं बन सकते। भूतकाल में कतई पीड़ित मत हो, किसी भी प्रकार से भय से परेशान मत हो, अपने निर्णय स्वयं लो। यानी उन्होंने कहा किसी के अंडर नहीं, आप अपने निर्णय स्वयं लीजिए, कोई किसी का दबाव ना हो, किसी का जोर जबरदस्ती ना हो, यानी अपने निर्णय वो स्वयं लेने के हक में हो। अपने हितों पर गंभीर विचार करो। मुझे आशा है कि आप लोग स्वराज को अपना लक्ष्य अवश्य बनाएंगे। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो बातें वो कह रहे थे, मैं आपको उसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे जो बातें हुई वो आप आसानी से सारी बातें जान सकें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कांग्रेस दोनों ही कांग्रेस ने छुआछूत के उन्मूलन को अपना लक्ष्य बनाया और न ही गांधी जी को छुआछूत मिटाने के सत्याग्रह पर उपवास किया। हमारा हित इसी में है कि दलित व कांग्रेस का जो है, हमें अपने मार्ग का निर्धारण स्वयं करना होगा। यानी हमारा जो मार्ग है, हमें अपना मार्ग स्वयं चुनना होगा और हमें अपने मार्ग जो है अपना ही खुद बनाना होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, हमारा आंदोलन दलितों के उत्थान से होगा। इस देश में एक समाज स्थापित करने में सफल होंगे। एक व्यक्ति का जीवन के राजनीतिक तथा आर्थिक सभी क्षेत्रों में एक मूल सिद्धांत प्रधानतः लागू होता है। कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता जो जेल में थे, सरकार था, कांग्रेस में कोई समझौता नहीं हुआ। कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के बिना ब्रिटिश सरकार के अन्य नेता रियासत के राजाओं सहयोग से लंदन में गोलमेज परिषद का आयोजन किया गया। यानी गोलमेज परिषद के बारे में आज मैं बता रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा आपको खगा खींचने की कोशिश की, जिससे आप कुछ चीज़ें अच्छे से समझ सकें। अब मैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताऊँगा। तो सभी दलों का अल्पसंख्यक संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, राय बहादुर श्रीनिवासन भी दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित हुए। डॉक्टर साहब को 6 सितंबर 1923 को वायसराय के द्वारा निमंत्रण प्राप्त हुआ। वैसे भारत के इतिहास में गोलमेज सभाओं का ऐतिहासिक महत्व है। यानी पर अछूतों के लिए यह अद्वितीय जो घटना घटी थी, वह एक अद्वितीय घटना थी जो घटी थी, क्योंकि भारत की भावी राजनीति में अछूतों की राय ली जा रही थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठहरिए और थोड़ी सी बात को बड़े अच्छे से समझिए। देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसे सलाह क्यों ली गई, क्या था, खास बात क्या थी जिससे उनकी सलाह ली गई। अब इस खास बात को हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, अगर उन्होंने इतनी पढ़ाई ना की होती, ना वो इतना काबिल होते, तो शायद ही उनसे यानी दलित वर्ग का उत्थान ना हो पाता। और जो ये दलित वर्ग यानी जो सलाह ली जा रही थी गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए, तो ये सलाह ना ली जाती। तो उसका मेन कारण क्या था? एजुकेशन थी। हमें एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एजुकेशन को सही तरीके से हासिल नहीं करते हैं। तो जिस समाज को अपना इतिहास, जिस समाज को अपने बारे में नहीं मालूम है, जो समाज शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं है, वो समाज हमेशा हमेशा पिछड़ा रहेगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कड़ी मेहनत, लगन के साथ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर उन्होंने जो है आगे का उनका मार्ग जो प्रशस्त हुआ, आगे का मार्ग उनका खुला, जिसके कारण यानी कोई भी उनसे जल्दी बहस करने में सोच में पड़ता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे तरीके से हासिल की थी।
इसलिए कोई भी आदमी उनसे बहस करना आसान नहीं समझता था अपने लिए। इसीलिए आज जो जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो जो है गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से भी सलाह ली जा रही थी। यहाँ के संविधान के विचारों का भी समावेश होगा। लगभग 2000 वर्ष से लगातार शोषित रहने के पश्चात यह सुभाष चंद्र के सुयोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ने किया। वास्तव में प्रतिनिधित्व में सच्चाई व निष्ठा थी। यह बात जो है हमें याद रखने योग्य बात है। उनके प्रतिनिधित्व ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया, यानी सारी दुनिया में तहलका मच गया कि एक जो है अछूतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का श्रेय जो जाता है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जाता है। उससे पहले जो हमारी स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। हमारा समाज में कोई अस्तित्व नहीं था। हमारा समाज मतलब इस कदर जो है पिछड़ा हुआ था, इस कदर पिछड़ा हुआ था कि आदमी मतलब जो है ना बहुत सारी इतनी सारी कंडीशन, ना तो हमें शिक्षा का अधिकार मिला था, न हमें पानी पीने का अधिकार था, न हमें जो है ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिसका अधिकार हमें हमारे पास नहीं था। उसका मेन कारण था क्योंकि हम अछूत थे, हमें अछूत बना दिया गया था। और हम धीरे धीरे देखिए किसी भी इंसान को अगर कोई चीज़ उस पर लागू करनी है तो बात बोलते रहो। एक पीढ़ी में नहीं मानेंगे, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, धीरे धीरे करके वो जो है उस बात को वो तस्लीम कर लेगी, उस बात को जो है एक्सेप्ट कर लेगी। हम ये थे, हम ये हैं, हम अछूत हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बात भरी कि आप पिछले जन्म का कार्य, पिछले जन्म का कार्य, पिछले जन्म का कार्य, पिछले जन्म में ये किया, पिछले जन्म में ये किया, पिछले जन्म में ये किया। इसका कर्म आप इसका जो है आप भुगतान भर रहे हैं, आप इसका भुगतान भर रहे हैं। ये बात जब लगातार किसी के दिमाग में लगातार वही बात बोलते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आदमी धीरे धीरे जब आप एक झूठ को 100 मरतबा बार दिखाएंगे कि एक आदमी फिर उस बात को सच मानने लगेगा। अगर उसे पता नहीं है तो उस बात को वो सच मान लेगा, यानी झूठी बात को वो सच मान लेगा। क्यों मान लेगा? क्योंकि आप बार उसके दिमाग में वो बात आप भर रहे हैं, वो बात लगातार वो बता रहे हैं, तो वो आदमी धीरे धीरे करके उस बात को झूठ मान ही लेगा, यानी झूठ जो होगा उसको सच समझने लगेगा। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे समझते हैं। अगर एक कमरे में आपने कह दिया कि यहाँ पर जो है भूत रहता है, अब समझते थोड़ी सी बात समझिएगा, भले वहाँ कुछ ना हो, वहाँ का भूत है, आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप बोलते रहेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपको समझने लगेगा कि इस कमरे में भूत है, मुझे इस कमरे में मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नुकसान पहुँचा देगा। क्यों? क्योंकि वो बात लगातार हमें हर जगह से मिल रही है, बार बोलती जा रहे बोल रहे हैं लोग, जिसके कारण वो हमारे दिमाग में बैठ गई, और दिमाग में बैठने के बाद धीरे धीरे करके हमारी आदतें भी उसी तरह हो गई। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है शिक्षा, और शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो एक समाज को जो है गंदगी से निकालकर सही रास्ता दिखा सकता है, और उसका वो मेन कारण है शिक्षा। अगर हम शिक्षा सही से नहीं ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम अंधकार की तरफ जा रहे हैं, जो ये अंधकार जो है हमें उबरने नहीं देगा। अब ये उम्मीद मत करिए कि फिर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोई आएंगे, अब कोई नहीं आने वाला, हमें रास्ता खुद से बनाना होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो शिक्षाएं हम लोग को दी हैं, जो शिक्षाएं उन्होंने हमें बताई हैं, और जिस तरह से उन्होंने प्रयास किए थे, जिस तरह से उन्होंने परेशानियां उठाई, वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। तो हमें उनसे देखिए, इतिहास क्यों बताया जाता है, मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है बताने की? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सबक लीजिए और अपने आप को तैयार करिए शिक्षा के लिए, शिक्षा सीखने के लिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ क्या क्या हुआ था, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए। जब आप ये काम करेंगे तो ही आप अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, खुद भी बढ़ेंगे और समाज को भी आगे बढ़ाएंगे, तभी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अपने आप को शिक्षित बनाना होगा, बगैर शिक्षा के कोई उम्मीद कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे अब मैं आपको एक मिसाल से समझाना चाहूँगा।
मिसाल है, एक जंगल का जानवर है और एक घरेलू जानवर है। जंगल का जानवर आप जब लाएंगे तो वो जब उसको खूंटे में बांधेंगे, खूंटे में जब बांधेंगे तो करेगा क्या, वो जो है खूंटे वो उखाड़ने की पूरी, क्योंकि वो आज़ाद रहा है, वो आज़ाद रहा है। लेकिन अगर अगर उसी जानवर को, यानी उसको बाकायदा ट्रेन करके, उसको समझा कर बुझा कर सारी चीज़ें समझा कर उसे बताए कि यहाँ ऐसे से ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे से आपको ऐसे जाना है, तो वो सारी चीज़ों को समझेगा, लेकिन एक टाइम लगेगा। उसी तरह से हमारा जीवन भी है कि हमें सारी चीज़ों को शिक्षा के माध्यम से ही हम पा सकते हैं, बगैर शिक्षा के हम कुछ नहीं पा सकते। तो हमारा मेन जो टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना, सही शिक्षा को ग्रहण करना। तो अछूतों की समस्याओं का जो यथार्थवादी विश्लेषण है होने लगा। डॉक्टर पुरुषोत्तम सोलंकी की अध्यक्षता में आयोजित सभा में अछूतों के ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक मान पत्र तथा थैली भेंट की और उनकी लंदन यात्रा के लिए शुभकामनाएं सब लोगों ने प्रकट की। अपनी ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह स्वागत का ध्यान दिया कि जो कुछ मेरे लोगों के लिए न्यायोचित हो मैं उसी की मांग करूंगा, मैं निश्चित रूप से स्वराज की मांग पर अडिग रहूंगा। अंत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उपस्थित श्री पुरुषों आश्वासन कि जर्मनी, रूस, जापान तथा अमेरिका के प्रतिनिधियों तथा नेताओं से मुलाकात करके मैं शोषित दलित लोगों की समस्याओं से अवगत कराऊंगा। यदि संभव हुआ तो उन समस्याओं लीग ऑफ नेशंस के समझ सभी प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 4 अक्टूबर 1930 को लंदन के लिए रवाना हो गए और देश में उस समय वातावरण उनके पक्ष में नहीं था, क्योंकि काफी लोग उनसे नाराज थे। उनको बहुत ज़्यादा अपमान भरे शब्दों से उनको अपमानित किया जाता था। हर वो बात के जैसे वो उनका मनोबल टूट जाए। मनोबल टूटेगा तो जो काम वो कर रहे थे वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उनका मनोबल नहीं टूटा। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपना मनोबल नहीं टूटा। यहाँ पे हमें मोटिवेट भी कर रहे हैं, कितनी भी परेशानियां आए तो हमें हिम्मत के साथ खड़े रहना है, हिम्मत के साथ। तो जैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रतिनिधि, जो अन्य प्रतिनिधि लंदन पहुंचे, वहाँ का वातावरण सहानुभूत था। विशेष दलित वर्गों समस्या पर सबकी सहानुभूति थी। 12 नवंबर 1930 को ब्रिटेन प्रधानमंत्री राज मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता प्रथम गोल में सम्मेलन परिषद प्रारंभ हुई। परिषद में 89 प्रतिनिधि थे, 53 ब्रिटिश भारत के और 20 रियासती भारत के और 16 ब्रिटिश दलों के। इसमें स्प्रू जैसे दलित निर्दलीय नेता थे, जिन्ना और मुंजे जैसे सांप्रदायिक नेता भी थे। सर रामास्वामी अय्यर, मिर्जा इस्माइल जैसे रियासती दीवान भी, अन्य कई रियासतों के राजा महाराजा, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा राय बहादुर श्रीनिवासन शामिल थे। प्रारंभिक रूप में सभी प्रतिनिधियों ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी अपने दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की, जो बड़ी ही सार्थक तरह मर्मस्पर्शी थी। बहुत उन्होंने बात को अच्छे से अंदाज से रखा। प्रारंभ में उन्होंने यह जनसंख्या का 5वां भाग अर्थात इंग्लैंड तथा फ्रांस की जनसंख्या के बराबर है, किंतु आज उन्हें दास और गुलाम की स्थिति में ला पड़ता है। उस समय सबको आश्चर्य हुआ। डॉक्टर साहब ने यह कहा कि भारत में अछूत ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हैं और वे ऐसी सरकार के पक्ष में जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई है। दलितों के दृष्टिकोण उनकी जागृत देशभक्ति का प्रतीक है। इन शब्दों के साथ डॉक्टर साहब ने अपने दृष्टिकोण को सही ठहराया। हम अपनी वर्तमान स्थिति अगर तुलना उस भारतीय समाज स्थिति से करते हैं जो पूर्व ब्रिटिश दिनों में थी, तो हमें यह मिल रहा था, उन्नत के बजाय हम मात्र जो है समय गिन रहे हैं। ब्रिटिश सरकार के पूर्व छुआछूत का बहुत दयनीय अवस्था में थी। क्या ब्रिटिश सरकार ने उसकी समाप्ति कुछ किया? ब्रिटिश शासन के पूर्व गांव के कुएं में हम पानी नहीं भर सकते थे। क्या ब्रिटिश शासन ने हमें अधिकार दिलाया? ब्रिटिश शासन के पूर्व मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सके, हमें प्रवेश का अधिकार मिला। ब्रिटिश शासन के पूर्व हमारे पुलिस सेवा द्वार बंद कर दे, क्या ब्रिटिश सरकार पुलिस सेवा में लेती है? ब्रिटिश राज्य के पूर्व सैनिक सेवा में भर्ती नहीं किया, क्या ब्रिटिश सरकारें करती है? इन प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर नहीं हो सका। यानी 150 वर्ष ब्रिटिश शासन के भारत में बीत चुके हैं, पर हमारे दुख दर्द ज्यों के त्यों बने, अभी भी हमारा दूर नहीं किया गया। ये बात उन्होंने रख दी बगैर डरे, निडर होकर।
ऐसी सरकार किसी काम की नहीं है। डॉक्टर साहब ने गोलमेज सम कॉन्फ्रेंस में यह प्रश्न किया। यह सुनकर ब्रिटिश प्रतिनिधि एक दूसरे की ओर देखने लगे। यानी ये बात जब उन्होंने कही तो ब्रिटिश प्रतिनिधि जितने भी थे वो एक दूसरे की ओर देखने लगे। भारतीय प्रतिनिधि में उत्तेजना की भावना पैदा हो गई। डॉक्टर भीमराव आगे फिर कहा, यह सरकार है जिसने यह महसूस किया पूंजीपति लोग श्रमिकों की अच्छी मजदूरी नहीं देते, काम की स्थितियां बड़ी खराब हैं, फिर भी सरकार ने उन सामाजिक बुराइयों का अंत नहीं किया जिनसे दलित वर्गों का जीवन सदियों से मुरझाया हुआ है। यदि सरकार के इस पर पास इन बुराइयों का अंत करने के लिए कानूनी शक्ति है, पर उन्होंने सामाजिक और आर्थिक जीवन की वर्तमान संहिता को बदला नहीं, क्योंकि सरकार को भय था कि उसके द्वारा हस्तक्षेप इसके लिए प्रतिरोध का उत्पन्न करेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह स्पष्ट घोषणा कि हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जहां सत्ता में रहने वाले लोग देश के सर्वोत्तम हितों के प्रति निर्विवाद रूप में वफादारी दिखा सके। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो सत्ता में रहने वाले लोग जानते हुए कि इस निष्ठा कहाँ समाप्त और प्रतिरोध कहाँ आरंभ करना है, न्याय और उपयोगिता की मांगों के अनुसार जीवन की सामाजिक आर्थिक संहिता को बदलने का भय महसूस नहीं करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस की मांग प्रस्तुत की। साथ ही यह आशंका भी व्यक्त की जब तक नए संविधान में राजनीति व्यवस्था एक विशेष प्रकार की ना हो जाए, दलित वर्ग उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। नए संविधान का निर्माण करते समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह ध्यान रखा कि भारत में समाज का ढांचा जातिवाद पर आधारित है, जिसमें कुछ लोग सबसे ऊंचे और कुछ लोग सबसे नीचे हैं। ये इस पर आधारित है। भारतीय समाज में समानता और भ्रातृत्व के लिए कोई स्थान नहीं है। तथाकथित सवर्ण हिंदुओं ने जातिवाद में संकुचित विचारों का परित्याग नहीं किया है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हमारे दुखों को अपने सिवाय हम कोई नहीं मिटा सकता। यानी उन्होंने कहा कि हम अपने दुख खुद मिटा सकते हैं, हमें कोई नहीं मिटा सकता। यानी हमारे दुखों कोई और नहीं मिटा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर वो चीज़ गुजरी है। हमें उस समय तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक हमारे हाथों में राजनीतिक सत्ता ना आ जाए। दलित वर्गों के सरकारी चमत्कार देखते हुए बहुत लंबे अरसे तक इंतजार किया। अब इंतजार कतई संभव नहीं था। डॉक्टर भीमराव राजनीतिक दर्शन के महान शिक्षक एडमंड बर्क के शब्दों का स्मरण, शक्ति का प्रयोग अस्थायी होता है। अपने भाषण के अंत में उन्होंने यह कहा, यह भली बात महसूस नहीं किया कि देश के वर्तमान वातावरण कोई भी संविधान जो अधिसंख्यक लोगों को स्वीकार किया नहीं किया है कारगर सिद्ध नहीं होगा। जब आप लोग पसंद करते हैं, भारत उसे स्वीकार नहीं करता, समाप्त हो चला है, कभी वापस नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि नए संविधान कारगर सिद्ध हो तो उसका मूल अधिकार जनता की सहमति हो, ना कि तर्क की आकस्मिकता हो। ये बात इतनी बड़ी बातें उन्होंने रखी। भारतीय लोगों को अपने अनुकूल राजनीतिक व्यवस्था करने का स्थापित होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने साहसिक और निर्भीक भाषण ने गोलमेज सभा के सभी सदस्यों पर बहुत अद्भुत प्रभाव डाला। सभी प्रतिनिधियों ने उन्हें बधाइयाँ दी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो बड़े ही प्रभावित हुए। हाँ कि ब्रिटिश शासन के प्रति कुछ कड़वी कुछ सत्य बातें भी कही। महाराजा बड़ौदा भी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा जब उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी राजशाही पत्नी को यह भावना व्यक्त की कि डॉक्टर अम्बेडकर जी पढ़ाई लिखाई पर जो धन उन्होंने खर्च किया था आज वसूल हो गया। महाराजा ने शाम को अपने मित्रों को दिए जाने वाले भोज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी आमंत्रित किया। इस पर महाराजा गायकवाड़ अम्बेडकर की विचित्र परिस्थितियों में कई वर्षों बाद मुलाकात हुई। ब्रिटेन के अखबारों में भी दलित नेता डॉक्टर अम्बेडकर की ओर ध्यान दिया गया। उन्हें नागपुर भाषण के लिए कुछ ब्रिटिश नेताओं ने अपनी आलोचना की, पर गोलमेज में उसकी तकरीर सुनकर भी वह प्रशंसा करने लगे। यानी एक देखिए दलित वो किस तरह से उनकी प्रशंसा करने लगे। वो इस वजह से कि उन्होंने शिक्षा अच्छी ग्रहण की थी, जिसके तहत उन्होंने अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सटीक ढंग से रखी थी उन्होंने बात। तो मेन कारण है शिक्षा। सभी प्रतिनिधियों के भाषण सुनने के पश्चात गोलमेज परिषद में 9 उप समितियों की स्थापना हुई, जिनमें अधिकतर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम था। उप समितियों बोलते डॉक्टर भीमराव साहब ने चिंतामणि के दृष्टिकोण का समर्थन किया। भारत के किसी भी प्रांत में द्वितीय सदन का निर्माण बिल्कुल अनावश्यक, कोई जरूरत नहीं है। चर्चा समिति की रिपोर्ट तैयार करते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह कहा कि सेना में भर्ती के द्वार सभी भारतीयों के लिए खुले होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दलित वर्गों के सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र था। बड़ी योग्यता था, दूरदर्शिता से उसे तैयार किया गया, जिसे बाद में अल्पसंख्यक उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
इस घोषणा पत्र में यह कहा गया दलित वर्गों को राज्यों में अन्य नागरिकों की भांति समान नागरिकता प्रदान की जाएगी, छुआछूत समाप्त की जाएगी, उनकी अयोग्यताओं का अंत हो। यानी ये सारी बातें उन्होंने की। कानून के समय भेदभाव न रहे, प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों का न्यायोचित प्रतिनिधित्व, सेवाओं से उन्हें सुरक्षित स्थान मिले, दलित अपने प्रतिनिधि को स्वयं पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत चुने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह घोषणा की। पत्र भी कुछ प्रतियां भाग अपने मित्रों और संगठनों को भेजी ताकि वे उन मार्ग ब्रिटिश प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे सके। उसके बाद जो बहुत से पद प्रधानमंत्री को भेजे गए ताकि भारत की भावी राजनीतिक व्यवस्था में दलित वर्गों की मांग को न्यायोचित स्थान मिले। अल्पसंख्यक उस समिति की रिपोर्ट में अंत में यह अंकित किया कि भारत के अल्पसंख्यक दलित वर्ग पर दृढ़ प्रतिज्ञ है, जब तक उसकी मांग को न्यायोचित ढंग से स्वीकार नहीं तब तक वे भारत किसी भी शासित संविधान को सहमति प्रदान नहीं करेंगे। ये बात इकट्ठा, यानी आज हमें यूनिटी बनाने की जरूरत है। आज हमें यूनिटी की जरूरत है। आज हमें इन सब ऐसे प्रतिनिधि की जरूरत है जो हमारा सही से प्रतिनिधित्व कर सके। डॉक्टर अम्बेडकर से विद्वता और सफल प्रतिनिधि सभी क्षेत्रों में प्रभावित थे। डॉक्टर भीमराव गोले परिषद विदेशी पत्रों में लिख कर संवाददाताओं को मुलाकातें देकर विभिन्न देशों के राजनीतिक कूटनीतियों के साथ विचार विमर्श किए और संख्याओं में व्याख्यान देकर हिंदू धर्म समाज में रह रहे अछूतों और न्याय अत्याचारों का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने अछूतों की स्थिति को जो सच्चा चित्रण था उससे सभी प्रतिनिधि प्रभावित थे। विदेशों के लोग भी परिचित हुए कि भारतीय समाज में वास्तविक स्थिति क्या है। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अछूतों की ज्वलन समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाकर रख दिया। देश विदेश के लोग, नेता, विद्वान अछूतों की दयनीय स्थिति की और अपनी आंखें नहीं मीच सके। उन्होंने विवश होकर दलितों की समस्या को स्वीकार कर लिया और उनके समाधान पर बल दिया। यानी कैसे हुआ, जब सारी परेशानियों को उन्होंने लगातार इंटरनेशनल लेवल पर बिल्कुल जो है सबके सामने रख दिया, सबको बताया, सबको दिखाया कि क्या हो रहा है जो है दलितों के साथ जो अछूत हैं। एक ज़माने से उनके साथ भेदभाव और तमाम की तमाम चीज़ें हो रही हैं। निरंतर वाद विवाद के पश्चात गोलमेज परिषद हिंदू मुस्लिम समझौता ना हो सका क्योंकि दोनों पर अधिक से अधिक स्थान प्राप्त करना प्रयास कर रहे थे। प्रथम गोलमेज परिषद का प्रमुख द्वारा भारतीय राजनीतिक चिंतन में संगठित भारत की धारणा का विकास संभव बना गया। दूसरा ठोस यह निकला कि भारतीय राजनीतिक स्थिति पर दलित वर्गों का निश्चित उद्भव सामने आया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो उनके दुख दर्दों का चित्रण था उससे विश्व जनमत उनके पक्ष में उभरने लगा। क्योंकि हिंदू मुस्लिम समझौता ना दया दुर्भाग्यवश यह थी कि एक दस से अच्छी भी थी, क्योंकि भारत के सबसे लोकप्रिय राजनीतिक दल कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था। 19 फरवरी सन 1931 को गोलमेज परिषद का प्रथम अधिवेशन समाप्त हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर 13 फरवरी 1931 को लंदन के विभिन्न संगठनों से उनका भव्य स्वागत किया और अछूतों के मसीहा की संज्ञा दी, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे नेता था जिनका लोभ लालच स्वार्थ सिद्धि के बिना निष्ठापूर्वक अछूतों की वकालत कर रहे थे। आज हमारे वहाँ ऐसा इस तरह का कोई भी जो है नेता देखने को नहीं मिलता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने लोगों को लंदन की हलचलों से जो है अवगत कराया। उधर बम्बई सरकार ने अछूतों के पुलिस भर्ती प्रारंभ कर दी, जो डॉक्टर साहब के सतत प्रयासों का क्या था, फल था। हमें इसी तरह से जो है लगातार हमारे भी ऐसे बहुत सारे ऐसे मसीहा हैं जो बगैर लोभ लालच के काम करना चाहते हैं। हमें उनका प्रयास कर हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनसे लगातार हमें उनके साथ संपर्क जोड़ना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे युवा हैं जो अपने समाज को बदलना चाहते हैं, अपने समाज की स्थिति को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम उनका साथ नहीं देते, हम उनका साथ छोड़ देते, सिर्फ चंद चीज़ों के लिए साथ छोड़ देते हैं। तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। साथ उन्हें चेतावनी दी कि चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपने संघर्ष को निरंतर बनाए रखना चाहिए। जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लंदन से वापस लौटे तो राजनीतिक वातावरण बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रहा था। गोलमेज परिषद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अंतिम भाषण में सुझाव दिया कि कांग्रेस दल के नेताओं को समझा दिया था कि जेल में बंद पड़े थे, अतः सभी कांग्रेस नेताओं 26 फरवरी
सॉरी 26 जनवरी 1931 को जेल से रिहा कर दिया गया। उधर काफ़ी विचार विमर्श के बाद इरविन ने 5 मई 1931 दिल्ली में समझौता हुआ। इसके फलस्वरूप अज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया, जो गांधी जी कर रहे थे। गांधी जी के भी द्वितीय गोलमेज परिषद में शामिल होना स्वीकार किया। गांधी समझौता परिणाम स्वरूप भारत की राजनीतिक स्थिति नए मोड़ की ओर गतिशील होने लगी। उधर नासिक में जो धर्म सत्याग्रह अधूरा रह गया था, उससे संबंधी एक नया संकट पैदा हो गया। नासिक के दलित वर्गों के नेता बाबूराव गायकवाड़ ने उस आंदोलन को पुनः छोड़ने का काम प्रारंभ कर दिया। मंदिर प्रवेश के अधिकार को प्राप्त करने का निश्चय किया। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वहां 14 मार्च 1931 को पहुंचे। उन्होंने एक सभा में अछूतों को आदेश दिया कि भले उनमें जोश और उत्साह है, उन्हें संयम और अहिंसा विधि का परित्याग किसी भी हालत में नहीं करना है। रविवार के दिन अछूतों ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला, परंतु कहीं सवर्ण हिंदुओं ने उन पर पत्थर भी फेंके। नासिक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कट्टर हिंदुओं का पक्ष लिया और उधर कांग्रेस के कराची अधिवेशन में यह घोषणा की गई कि कांग्रेस धार्मिक मानवता की नीति अपनाएगी। इस अधिवेशन से कुछ समय पूर्व गांधी जी ने बम्बई में यह कहा था कि स्वतंत्रता मिल जाने के पश्चात अछूतों द्वारा मंदिर में प्रवेश के लिए संघर्ष करेंगे। निश्चित रूप से गांधी जी का स्पष्ट आदेश भी इसका परिपालन कराची अधिवेशन में किया गया। कराची मंच पर धार्मिक विषयों पर चुप्पी साधी जाए। कांग्रेस और गांधी दोनों राष्ट्रीय आंदोलन में घुसते चाहते थे, पर उनकी समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देने कतरा रहे थे। यानी देखिए, जो हमारा जो असली काम जो हमें करना है, हमें शिक्षा सही से ग्रहण करनी है, सही से शिक्षा लेनी है। परेशानियां हैं, परेशानियों को फेस करते हुए हमें शिक्षा लेनी है। तो आज का जो मैंने आपको एपिसोड था वो गोलमेज परिषद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो अब जो अगला एपिसोड जो हमारा होगा, वो अगला एपिसोड आप लोग के साथ कल फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। वो एपिसोड है पूना पैक्ट की राजनीति। कल नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं।